हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे साई, स्ट्रीम फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब देखते हैं स्ट्रीम फंक्शन जिसको हम लोग साई से दिखाते हैं, और पाथ फंक्शन जिसको हम लोग फाई से दिखाते हैं। इसके जनरली जो दो मेन फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको बताया था कि u इक्वल्स टू माइनस, दोनों के केस में हम लोग u निकाल रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा u निकाल रहे हैं दोनों के केस में। साई और फाई जब दिया हुआ रहे तो हम लोग u कैसे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन से निकालेंगे, तो डी साई वाई u है लेकिन y से डिफ्रेंशिएट करेंगे, नो नेगेटिव साइन। और जब u निकाल रहे हैं फाई के लिए तो डी साई वाई डी फाई वाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, दोनों से कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं। v जब साई के टर्म में निकाल रहा है तो डी साई वाई डी एक्स माइनस डी साई वाई डी एक्स होगा, और इधर v जब निकालेंगे फाई के टर्म में तो डी साई वाई डी वाई। तो ये मेन फॉर्मूलेस दो यू वी के टर्म में आते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं गेट में, इन गेट में जनरली जो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो कोई यू वी दिया हुआ रहेगा, साई एंड फाई निकालना होगा, फाइंड साई एंड फाई। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आप कैसे साई और फाई से यू एंड वी निकाल सकते हैं, रिवर्स क्वेश्चन यू एंड वी निकाल सकते हैं। और इसमें था यू वी से आप साई फाई कैसे निकाल सकते हैं। ये दो क्वेश्चंस गेट में आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, साई के फ़ायदे क्या होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पर यूनिट विद्युत, मतलब आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकाल सकते हो साई की टर्म ऑफ यूज से। तो साई वन जब कंडीशंस दिया हुआ है, जैसे कोई दो टर्म है, एक है साई वन, ये कोई स्ट्रीम फंक्शन है, और सेकेंड स्ट्रीम फंक्शन साई टू है। इस दोनों के बीच का कितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हुआ है, तो आप साई वन माइनस साई टू का जो मॉड लोगे वो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पर यूनिट विद्युत देगा। ठीक है, और दूसरा है कि हम लोग फाई के टर्म, ये तो साई का अप्लीकेशंस हो गया या वॉल्यूमेट्रिक, तो फाई का अप्लीकेशंस क्या है। फाई का एप्लीकेशन है कि आप फ्लूइड फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम लोग फाई के टर्म से निकाल सकते हैं। रोटेशन और ई रोटेशन को निकाल सकते हैं, मतलब डावा स्क्वायर फाइव है, डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर फाइव है, डावा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो डैट मीन्स फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट है कि साई और फाई के बीच में रिलेशन क्या है। पहले हम लोगों ने साई पढ़ा कि साई की भाई जो स्ट्रीम लाइन थी साई, और उस फाई लाइन के लिए बीच में फाई लाइन कैसे निकालते हैं। बताए स्ट्रीम लाइन और फाई लाइन में कोई सेम है क्या, तो देखो हर सिमिलरिटीज़ तो कुछ में से होती है, पर एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कुछ पाया गया कि सिमिलरिटीज आती है। जैसे हम एज्यूम करते हैं कि यदि साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस टर्म में कि डावा साई अपॉन, ये देखो डावा साई अपॉन डावा एक्स और इंटू डावा साई अपॉन डावा एक्स ले सकते हैं, और यहाँ डावा साई अपॉन डावा वाई इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, और इसको क्या बोलते हैं, तो डी साई फाई डी एक्स इसको भी बोलते हैं और इसको यू बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं भी डी एक्स, और नेगेटिव में ही पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में होगा प्लस यू डी वाई। अब बोलता है कि हम लोग यदि इसी तरह हम लोग फाई के भी ले सकते हैं भाई, फाई के लिए कैसे, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो डी डावा फाई इक्वल्स टू डावा फाई अपॉन डावा एक्स इंटू डी एक्स प्लस डावा फाई अपॉन डावा वाई इंटू डी वाई। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग यू डी एक्स प्लस वी डी वाई। ये पॉजिटिव था, एक नेगेटिव के टर्म में है, ये माइनस के टर्म में है, ये पॉजिटिव के टर्म में है। ठीक है, तो अब ये देखो ये यदि डी फाई यदि हम जीरो करें, डी फाई को जीरो करती है टर्म जीरो हो जाएगा, और हम ले सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो यू वाई भी होगा, और यहाँ पे भी टर्म को जीरो करें तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स करके देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स वी बाई यू आया, और पाया गया कि वी बाई यू यू बाई वी दोनों को जो दो स्लोप है वो जब इस तरह हो, दो स्लोप यदि निगेटिव में हो और m1 इंटू M2 यदि -1 हो, तो ये पक्का है कि वो कंडीशन में परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये स्ट्रीम लाइन है तो ये पाथ लाइन हमेशा परपेंडिकुलर जाएगा। लेकिन ये केस कब था, जब साई जीरो होगा और फाई का टर्म जो होगा जीरो होगा। ये दोनों कंडीशंस कब होता है, जब सिंगल स्ट्रीम्स लाइन होती है। सिंगल स्ट्रीम्स लाइन के केस में भी ऐसा होता है, और इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन के कंडीशंस में। इक्विपोटेंशियल लाइन के कंडीशंस में साई और फाई सेम होगा। तो हम लोग गेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं यदि किस कंडीशन में साई एंड फाई इक्वल होने वाला है। तो साई और फाई इक्वल एक कंडीशन में होगा जब स्ट्रीम लाइन और सिंगल स्ट्रीम लाइन हो और दूसरा इक्विपोटेंशियल हो, तो इक्वेशन हो सकता है। चलिए स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन के लिए ये गेट का लेटेस्ट सिलेबस है। ये तीन जो फंडामेंटल्स है ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो
तीन फंडामेंटल्स में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ने वाला है, ये फंडामेंटल इक्वेशंस है और यही तीन फंडामेंटल एप्लीकेशन से हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे फॉर्मूलेज ड्राइव्ड होंगे। तो पहला जो इतना भी कंजर्वेशन हो, चाहे हेज़न-पॉज़ली हो, चाहे लेमिनार फ्लो के लिए हो, टर्बुलेंट के लिए, रोटेशन के लिए, सारे फंडामेंटल्स इसी फंडामेंटल इक्वेशन से ड्राइव्ड होंगे। तो फंडामेंटल इक्वेशंस मतलब बेसिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में तीन बेसिक इक्वेशन थे, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो हमेशा रहेगा ही और इससे बहुत अच्छा फॉर्मूला आता है। दूसरा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम में दो आएगा, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, मतलब फ्लूइड सीधा मूव कर रहा है या आप गोल घुमा रहे हो। फिर और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो लोग सेकंड लॉ क्यों नहीं लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बैलेंस करेंगे हीट एंड फ्लूइड को। फिर हम लोग देखेंगे आगे कि कौन कौन से फॉर्मूलेज आते हैं। तो पहले आते हैं, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहला हम लोग इस तीन इक्वेशंस में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले भी पढ़ चुके हैं कि डी रो बाई डी टी और ये जनरल फॉर्मूलेज क्रिएट होते हैं। अब इसमें देखो ये डी रो बाई डी टी दो कंडीशन देगा, स्टेडी फ्लो एक अनस्टेडी फ्लो। एक स्टेडी स्टेट के लिए ये जीरो होता है और कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, ये डेंसिटी वेरी करता है किसी फ्लूइड का, डेंसिटी वेरी टेम्परेचर और विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। तो अब डेंसिटी यदि वेरी करेगा तो ये डेल्टा के बाहर आएगा नहीं आएगा और आएगा, ये वेरिएशन पे डिपेंड करता है। तो कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये जीरो और जीरो हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशंस था। अब इन तीनों के लिए एक जनरल इक्वेशंस है, इस तीनों के लिए एक पर्टिकुलर जनरल इक्वेशंस है जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये रहा डी एन बाई डी टी, डावा अपॉन डावा टी, नेचर और डी वी बाई डी टी, डी रो बाई। फिर नीटा क्या है, डेंसिटी तो पता है, वॉल्यूम पता है, ठीक है। अभी नीटा क्या है, नीटा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास अपॉन एनर्जी मोमेंटम होता है, मास अपॉन एनर्जी मोमेंटम, याद रखना इसका यूनिट। अब एन जो है, ये जो पहले हम बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। अब वो लोग इसको क्या बोलते हैं, नेट रेट ऑफ फ्लक्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और नेक्स्ट वन है ये एन जो है, एक दोनों को तो बता दें कि रेट है ये एक्यूमुलेशंस का, ये रेट है फ्लक्स का, तो ये किस चीज़ का है, ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एन है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास मोमेंटम एनर्जी, अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, मास, इसके लिए मोमेंटम और इसके लिए एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए मास बैलेंस करेंगे, कंजर्वेशन मोमेंटम में मोमेंटम बैलेंस करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी बैलेंस करेंगे, ये तीनों टर्म को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में सारे डिटेल से पढ़ेंगे, तो अभी तक के लिए इतना ही।